अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त हमारा शो क्योंकि इससे देखना तो बनता है। दूसरे लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ वेस्ट इंडीज और इंडिया के दरमियान जो टेस्ट मैच का सिलसिला जारी और सारी, उसमें ऐसा लग रहा है कि इंडिया मुकम्मल तौर पर जो डोमिनेट कर रहा है और वेस्ट इंडीज कहीं नजदीक भी इंडिया के नहीं आती है। जिस तरीके से पहले एक स्लो विकेट के ऊपर वेस्ट इंडीज को 162 पर ऑल आउट किया और पेसर्स ने ऑल आउट किया, फिर उसके बाद अभी 448 रन जो है बोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। 5 खिलाड़ी इंडिया के आउट हैं और केएल राहुल ने आज सेंचुरी मार दी, फिर उसके बाद जुरेल ने जो है वो सेंचुरी मार दी। फिर अगर आप बात करें जडेजा की, उन्होंने सेंचुरी मार दी और जब यकीन करें जब जुरेल और जडेजा खेल रहे थे ऐसा लग रहा था कि वेस्ट इंडीज बिल्कुल क्लूलेस हो चुका है और कोई विकेट टेकिंग ऑप्शन जो है वेस्ट इंडीज के पास मौजूद नहीं है। वो अल्जारी, जोसेफ, शमार जोसेफ वो होते तो शायद थोड़ी बहुत कॉम्पिटेटिव क्रिकेट देखने को मिलती, लेकिन दाऊद साहब ऐसा लग रहा है कि इंडिया ने रगड़ दिया, पेल दिया वेस्ट इंडीज को। देखो, जब 218 पर 4 खिलाड़ी आउट हुए ना, शुभमन गिल गए और फिर उसके बाद जब केएल राहुल गए 218 पे, तो एक ऐसी उम्मीद लगी कि शायद वेस्ट इंडीज यहां पे अगर अच्छा स्पेल डालता है गेम में वापस आता और गेम में वापस आता है और इंडिया को तकरीबन 350 या 300 के अंडर ऑल आउट करता है और अपने पास एक उम्मीद की किरण रखेगा। लेकिन वहां पर वो हुआ जो शायद हमने सोचा भी नहीं था। 218 पे 4 थे। उसके बाद रविंद्र जडेजा, जो उन्होंने अपनी क्लास इंग्लैंड में शो की थी विद द बैट, ऐसा लगा कि जडेजा की ब्रेक आई नहीं। बीच में इतना कुछ हो गया इंग्लैंड के बाद, वो एशिया कप और वो ब्रेक और वो इतना टाइम, लेकिन ऐसे लगा कि वो बंदा तो इंग्लैंड में जो रन बना रहा था, रन के मार लगा रहा था, तमाम वो रिकॉर्ड्स तोड़ रहा था, वहीं से ऐसा लगा कि अगला टेस्ट मैच वो खेल रहा है। भाई कमाल कर दिया रविंद्र जडेजा ने। 104 रन की पारी, 5 छक्के 6 चौके और आउट क्लास कर दिया। दूसरी तरफ ध्रुव जुरेल है, उन्होंने बिल्कुल ऋषभ पंत की कमी महसूस होने नहीं दी। 125 रन की उन्होंने नॉक खेली, जिसमें 3 छक्के और 15 चौके शामिल थे। और वेस्ट इंडीज की जो एक उम्मीद आई थी केएल राहुल और शुभमन गिल को आउट करने के बाद कि शायद इस मैच में एटलीस्ट हम कम बैक कर सकेंगे, इनिंग की शिकस्त नहीं होगी, हम अच्छा कुछ कर पाएंगे, वो उम्मीदें दम तोड़ गई। और मैं कल एक बात कर रहा था कि इंडिया ने एक ही बार इनिंग खेलनी है और वो अगर वेस्ट इंडीज पहले घंटे में हल्का फुल्का इंडिया को परेशान कर सका तो कर देगा, अदरवाइज पूरी वेस्ट इंडीज की टीम डाउन हो जाएगी। और वही हुआ, गिर गए उनके कंधे, पूरी शोल्डर डाउन, बिल्कुल पूरी वेस्ट इंडीज की टीम गिर गई। 3 सेंचुरीज देखने को मिली यार आज। केएल राहुल का 100 12 चौकों की मदद से, फिर अगर आप देखो तो ध्रुव जुरैल का 125 3 छक्के 15 चौके, रविंद्र जडेजा का 104 5 छक्के 6 चौके। और इंडिया इस टाइम ब्रूटल हाईएस्ट पॉइंट पे नजर आ रहा है इस टेस्ट मैच में, और नजर आ रहा है कि ना सिर्फ वेस्ट इंडीज को पेलने के लिए तैयार है बल्कि वेस्ट इंडीज को एक इनिंग से शिकस्त मिलेगी। अब कल इंडिया जो स्कोर को लेकर जाएगा, मुझे लगता है कि अभी इनके पास क्योंकि 5 विकेट्स तो बरकरार हैं, रविंद्र जडेजा तो अभी नॉट आउट हैं, सुंदर उनके साथ खेल रहे हैं। अभी आगे आने वाले बल्लेबाज में नीतीश कुमार रेड्डी ने भी आना है और हमें पता है कि नीतीश कुमार रेड्डी तेज भी खेलते हैं। और एक ही प्लान इस वक्त जो वो टीम इंडिया ने बनाया है वो ये है कि वो एक ही बार जो है बारी करेंगे, जितनी बारी हो सकती है उतनी वो अपनी प्रैक्टिस करेंगे और फिर जो है वो सीधा सीधा वेस्ट इंडीज को बुलाएंगे और ऑल आउट करके परेंगे। 550 का मुझे लगता है कि इनका इरादा है, 550 तक या अभी 500 से ऊपर कुछ भी बनाएंगे। मेनली इनका थॉट होगी कि 500 तक बनाओ और लीड जो है वो तकरीबन 100 रन की और चढ़ा दो, और उसके बाद मुझे लगता है कि ये अगर आउट ना भी हो तो डिक्लेयर कर देंगे, या अगर ऑल आउट हो गए तो ठीक है, उसके बाद ये वेस्ट इंडीज को बारी देंगे। और प्रोबेबली इसका इम्कान ये है कि कल इस मैच का 3 दिन में ही टेस्ट मैच का नतीजा इंडिया इनिंग के साथ ही टेस्ट मैच जीत जाएगा। और अगर ऐसा ना भी हुआ तो फिर आपको देखने को मिलेगा कि जो अगला दिन होगा वो सुबह का फॉर्मेलिटी आधा पौना घंटा, 1 घंटा 1.5 घंटा वो मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। बहरहाल ये 3 दिन का टेस्ट मैच था और इंडिया ने बम्बूजल्ड किया। और कहीं ना कहीं एक चीज तो साहब नजर आई है इस टेस्ट मैच में कि जो 2 टायर टेस्ट सिस्टम था कि हम क्वालिटी की बात करते थे, नजर आता है कि जो सेकंड टायर की टीम्स हैं वो बहुत ही कमजोर टीम्स नजर आती है, लो लेवल की, बहुत ही कमजोर है। क्योंकि एक तरफ इंडिया, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया जो टॉप टायर की टीम्स हैं, मुकाबले सख्त होते हैं। वो साउथ अफ्रीका है, आप देखो कि वो किस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं। इंडिया ने इंग्लैंड को जाके उनको पनिश किया, उनके मुल्क में जाके टैकल किया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया बड़ी मजेदार हुई। बाकी भी जब इंडिया इंग्लैंड या बाकी बड़ी टफ टीम्स जो खेलती हैं, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड भी, वो एक अलग ही क्रिकेट खेलती है। लेकिन बाकी टीम्स ना टेस्ट खेलती है ना रिस्पेक्ट देती है। अभी मैं और आप पाकिस्तान की बात कर रहे थे, साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान के साथ खेलना है, लेकिन हम अभी ये एक बात कर रहे थे कि यार पाकिस्तान ने अगली टेस्ट मैच कब खेलना है। तो हम देख रहे हैं कि एक तो अभी आप साउथ अफ्रीका के साथ 1 साल के बाद आप खेलोगे, और अगली आपकी जो शेड्यूल आया है जो आपकी सीरीज का, वो आपने इंग्लैंड जाना है अगस्त में।
और अभी भी ये सितंबर अक्टूबर शुरू हुआ है अभी आपका, तो मतलब पूरा 1 साल है उस पर भी। तो अभी आप ये टेस्ट मैच की सीरीज खेलोगे, वो भी 2 टेस्ट मैचेस, और फिर आप खेलोगे 1 साल के बाद। तो जो जाहिर है कि जब आपका बोर्ड है, जब वो भी टेस्ट क्रिकेट को रिस्पेक्ट नहीं देता, अब वैसे वेस्ट इंडीज है वो भी रिस्पेक्ट नहीं देता, तो फिर आप उनकी हालत भी देख लीजिए। ऐसा लग रहा है कि वो इंडिया के आगे मुकाबला भी नहीं कर रहे, बिल्कुल कोई मिन्नू टीम, कोई छोटी टीम, कोई बच्चों वाली टीम खेल रही है, और वो लग रहा है दूसरी तरफ इतनी टफ टीम है। मैं तो ऑलरेडी ये बोल रहा था कि जसप्रीत बुमराह को ये खिला रहे हैं 11 में, मैं तो इस बात पे एग्री भी नहीं करता कि आपको बुमराह को खिलाना चाहिए था, कुलदीप को खिलाना चाहिए था, आप सेकंड टेस्ट मैच खिला लेते। मैंने माना कि WTC एक इंपॉर्टेंट रहता है, जो टीम्स अपने आपको फाइनल में देखने की कोशिश कर रही होती हैं, क्योंकि चलो हम तो उम्मीद भी कम ही लगाते हैं, क्योंकि हम तो उस तरह से खेलते भी नहीं है, ना हमारा कोई सेटअप है टेस्ट क्रिकेट का। लेकिन जैसे इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है, ये तो बहुत कोशिश करते हैं कि हम टॉप 2 में जाएं और फिर फाइनल खेलें और जीते भी। इंडिया ने तो पहले 2 फाइनल में भी गए, तो ठीक है मान लिया। लेकिन मुझे लगता है कि अगेंस्ट वेस्ट इंडीज एशिया कप खेल कर आ रहे थे, इनको बुमराह को आराम करवाना चाहिए, तो कुलदीप को भी। उसके बावजूद भी ये किसी को भी खिला लेते जिस तरह की इनकी टेस्ट की टीम है। मुझे नहीं लगता कि वेस्ट इंडीज चैलेंज कर सकती थी। अब देख लो, अभी भी वेस्ट इंडीज को चैलेंज तो नहीं किया, लेकिन जाहिर है इन्होंने बुमराह को भी खिलाया, एक्स्ट्रा लोड डाला है, उससे 14 ओवर करवाए। अभी वो, क्योंकि बात ये नहीं है आप करवा दो, लेकिन अभी आप ये देखो कि आप एशिया कप खेल कर आ रहे हो, इतनी गर्मी थी। अहमदाबाद में भी देखो तो मौसम को इतना अच्छा नहीं है, वहां भी गर्म मौसम है। अभी आप वहां पे इतनी गर्मी में, ह्यूमिडिटी में, और इतने हाई वोल्टेज मैच, इतने प्रेशर वाले मैच, इतने वो मामला इतने संगीन चल रहे थे दोनों साइड से, वो आपने हैंडल करना। फिर क्योंकि इस तरह तो एशिया कप में ये चल रहा था ना पाकिस्तान इंडिया के मैच में, कि भाई हार तो ऑप्शन ही नहीं है। इवन स्पोर्ट्स में तो ये होता है कि चलो एक टीम हारती है और एक टीम जीतती है, लेकिन अभी ना पाकिस्तान में वो हार बर्दाश्त की जाती ना इंडिया में। अभी आप देखो इतना दिन गुजर गया, हफ्ता होने के करीब है, 5 दिन तो गुजर गए एशिया कप को खत्म हुए हुए, लेकिन अभी तक वो जो इंडिया के साथ हार थी फाइनल की, वो अभी भी चुपती है। अभी नहाने जाओ, शॉवर लो तो वो याद आ जाता है 6 ओवर में। अभी भी सोने बैठे हो, जब रात को सोने लेटने बता लगे तो बंदे के माइंड में वो चीज आती है यार कवर दे देते कि ये कर देते। अभी तक वो मीम्स मैं देख रहा था कि हारिस रऊफ के ऊपर तो बैन ही लगा देते तो बेहतर था। वो नहीं चल रहा था कि जी हारिस रऊफ के बैन लगाना है, हारिस रऊफ पे बैन लगाना है। हारिस रऊफ छोड़े, मोहम्मद हारिस वाला वो रन आउट नहीं जहन से निकलता, वो उनके वो नहीं चाहता बॉल वो लगाते हैं। उसमें मैंने एक मीम भी एक शेयर की थी जिसपे कोई आंटी खाना बना रही होती है, कपड़े धो रही होती हैं, सब कुछ कर देती हैं, लेकिन हारिस बॉल टच नहीं करता। और वो हारिस रऊफ की वो मीम चल रही थी कि यार इससे बेहतर जो एक्शन लिया जा रहा था बेहतर था, इसके ऊपर ICC बैन लगा देता 3 मैचेस के लिए। कोई और बॉलर होता कम से कम वो 50 रन तो ना खाता 3 ओवरों में, 3.5 ओवर में। तो वो गम अभी तक हमारे माइंड से तो सच जो बात है वो गया ही नहीं। बाकी अली साहब, ये इंडिया ने आज जिस तरह से वेस्ट इंडीज को इतनी बुरी तरह से हराया है, सवाल एक माइंड में आता है हमारे, वो ये आता है कि वेस्ट इंडीज पाकिस्तान भी आई थी और वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान में तो टेस्ट मैच जीता भी था। तो यहां पर ऐसा क्या सिनेरियो बन गया है कि ये इतनी ना सिर्फ बुरी तरह वेस्ट इंडीज यहां पे हार है, बल्कि ये तो 1 साइडेड मैच नजर आ रहा है कि इनिंग से हार नजर आ रही है। हालांकि जिन स्पिनर ने पाकिस्तान में अपने नाम लिए ना, उन्होंने आगे बड़ी जबरदस्त किस्म की जो है बॉलिंग की थी पाकिस्तान वेरी कैन ने आउट क्लास कर दिया था, आउट क्लास किया हुआ था, लेकिन इंडिया में नहीं कर पा रहा। ये तो सवाल है, वाले फेंक रहा है, वो वाली जो पाकिस्तान में फेंक रहा था, टर्न हो जाती थी बॉल। हमने तो बड़े खुश होके स्पिन ट्रैक बनाए थे, स्पिन ट्रैक के जी हम वेस्ट इंडीज को स्पिन ट्रैक में फंसा लेंगे। 29 ओवरों में 100 रन पड़ा, सिर्फ 1 विकेट मिली है। वही तो सवाल है यहाँ पर कि ऐसा क्या हो गया कि ये वेरिकन स्पिन नहीं कर पा रहा कि इंडिया के ध्रुव, राहुल, शुभमन और जो जडेजा हैं, क्या ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल गए हैं? अब सवाल तो उठेगा फिर आपके ऊपर भी और पूछा जाएगा कि ये वेस्ट इंडीज की टीम जो पाकिस्तान में इतना तंग करके गई थी, मैच भी जीत गई, बड़ा क्रिटिसाइज भी हो रहा था हम कि वेस्ट इंडीज के साथ पजल नजर आ रहे थे, तो ये वेस्ट इंडीज की टीम अभी इंडिया के सामने क्यों इतना ज्यादा भीगी बिल्ली बन गई है? ठीक है, माना कि इंडिया और पाकिस्तान की टेस्ट क्वालिटी में बहुत फर्क है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा अब इंडिया के पास भी वो बड़े बड़े नाम नहीं है। रोहित शर्मा इस टीम में नहीं है, चलो रोहित शर्मा की इतनी लेजेसी नहीं है टेस्ट में, विराट कोहली से तो बड़ा आप मानते नहीं हो कि इंडिया में इस टाइम करंट एरा में पिछले 10 साल में कोई टेस्ट क्रिकेट में प्लेयर हो। विराट कोहली नहीं है, उनके बगैर इंडिया खेल रहा है। रविचंद्रन अश्विन जो इंडिया के इस टाइम अगर आप देखो तो अनिल कुंबले के बाद अगर आप ऑल टाइम इंडिया का बेस्ट बॉलर रेड बॉल में देखो तो अनिल कुंबले के बाद आई थिंक अश्विन ही है, उनके अलावा आप किसी का नाम मुझे नहीं बता सकोगे। अश्विन ही अनिल कुंबले के बाद जो सेकंड बेस्ट इंडिया का ऑल टाइम बॉलर आता है वो अश्विन है। वो 3 इनके खिलाड़ी नहीं है। फिर जो एक और इन्होंने पिछले 10-12 साल से इंडिया की टेस्ट क्रिकेट को लेकर चल रहे थे, अजिंक्य रहाणे या पुजारा जो इंडिया की बैकबोन बने हुए थे, वो भी नहीं है। तो अगर 5 बड़े नाम अगर आपकी जो टेस्ट की कहीं भी आप खेल रहे हो और आपकी बैकबोन हो, अगर वो 5 या 6 खिलाड़ी मैं बोलूं कि अगर वो आपकी टीम के साथ अब नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपकी जो डोमिनेशन है वो कमी नहीं हो रही। इवन इंडिया में अगर आप देखो फर्क है ना, बेंच स्ट्रेंथ का फर्क है कि उनकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत ही मजबूत है। अब देखो जुरेल आ गए,
और ये जुरेल भी आगे सेंचुरी मार के चले गए। अभी ठीक मुझे है? लगता है कि अभी ऋषभ पंत बाहर थे। अभी मुझे लगता है कि इंडिया का जैसे नंबर 3 का स्लॉट है, अभी सुदर्शन को चांस दिया है, वो इंडिया का भी फिक्स नहीं है, डिसाइड नहीं है उस पर। क्योंकि ऋषभ पंत क्या पता बाद में आज नहीं, ऋषभ पंत तो उसमें 3 पे नहीं आएंगे। मतलब जैसे अगर आप देखो देवदत्त पाटिकल को इन्होंने बीच में चांसेस दिए, या इनको कभी साई सुदर्शन को चांस दिए, फिर जो है वो करुण नायर को चांसेस दिए, उसमें भी इंडिया सोच रहा है कि किसको मौका दिया जाए, डिफरेंट प्लेयर्स को चांस दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक वो ऐसा कोई बैट्समैन आया नहीं जो उस स्लॉट को संभाल ले। ऋषभ पंत आए और ये इकट्ठे जुरेल और ऋषभ पंत को इकट्ठा खिला दें फिर नहीं, लेकिन फिर वो होगा कि शुभमन गिल नंबर 3 पे आप भेजोगे, फिर वो आप एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे लगता है कि वहां पर आपको प्रॉपर एक बैट्समैन चाहिए जो एक प्रॉपर बैट्समैन हो, जैसे एक लंबा खेलने वाला होता है, जैसे पुजारा टाइप थे, रहाणे टाइप थे, एक टाइम पे। जुरेल ने भी आज अपने आप को प्रूव किया कि जिस तरह इंडिया लास्ट सीरीज में आपको याद होगा कि बड़ी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा था, लगातार विकेट जो है वो जारी थी, तो आज जुरेल ने संभाला है। ध्रुव जुरैल, अब देखो पंत के ऊपर ना एक्स्ट्रा लोडेड प्रेशर आ गया था, तो ध्रुव जुरैल के साथ आप ये कर सकते हो, कीपिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं कि आप जो इंडिया में मैचेस खेल रहे हो, जैसे एक टाइम में वर्धमान साहा और पंत के साथ टीम इंडिया चल रही थी, कि इंडिया के अंदर जो मैचेस चल रहे हैं उसमें वर्धमान साहा कीपिंग कर लेंगे, बैटिंग भी है, और बाहर पंत कर लेंगे वो, क्योंकि आप उनको निचले नंबरों पे खिलाओगे ना। लेकिन मैं अभी बात करूं कि आपका जो 3 का ऑप्शन है या 4 का आप ले लो, शुभमन को चलो आप 3 पे भी कर देते हो, लेकिन फिर 4 के पास आप एक ऐसा बैट्समैन चाहोगे ना जो थोड़ा सा सॉलिड बैट्समैन हो, लाइक केएल राहुल टाइप प्लेयर हो। अभी मुझे लगता है कि जाहिर है बहुत सारे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ भी इंडिया के पास ऑप्शन है, आगे आगे ऐसा टाइम गुजरेगा, ये ट्राई तो कर रहे हैं, कभी साई सुदर्शन को चांस दिया, कभी देवदत्त पाटिकल को चांस दिया, कभी करुण नायर को चांस दिया, सरफराज आप कह सकते हो कि वो एक ऑप्शन इंडिया के पास हो सकता है, सरफराज खान एक ऐसा ऑप्शन है। लेकिन वही बात है कि उसके ऊपर सवाल ये उठता है कि सीना कंट्रीज में वो शायद उतना अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन डोमेस्टिक में तो बहुत रन बनाए हैं। उसमें ये होगा कि सरफराज खान अगर आएंगे तो आप शुभमन को 3 पे करके सरफराज को 4 पे कर दोगे, ताकि वो आपका जो मिडिल ऑर्डर है वो वहां पे स्ट्रांग हो जाए। लेकिन वो एक अभी भी मुझे लगता है कि एक ऐसा स्लॉट है इंडिया के पास, खैर ये वेस्ट इंडीज तो नहीं, लेकिन इंडिया ने जब बाहर जाके खेलना होगा, आगे जो मुश्किल टेस्ट सीरीज होंगी इनकी, उसमें आप ये सवाल कर सकते हो कि जो नंबर 3 या 4 वाला प्लेयर है, अगर शुभमन को चलो आप आगे पीछे भी कर दोगे, लेकिन आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो आगे आपको चला सके। बाकी अगर आप देखो तो इतने बड़े बड़े नामों के जाने के बाद भी इनका कॉम्बिनेशन ऐसा लगा नहीं कि जरा भी खराब हुआ है। बैटिंग इनकी थोड़ी सी लगी कि यार बीच में चलो मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी कमी हुई है तो कम हो जाएगी, लेकिन वो रविंद्र जो जडेजा है वो इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग करने लग गए। ठीक है, हमने माना कि वो टेस्ट में पहले भी बैटिंग इतनी बुरी नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने दौरे इंग्लैंड से तो जो बैटिंग करना शुरू किया, वो सेंचुरी पे सेंचुरी, रन पे रन, हर मैच में वो ऑलमोस्ट रन बना रहे हैं। अगर आप उनकी पिछले 6, 7, 8 मैचेस से अगर आप एवरेज देखो, भाई कोई ऐसा मैच ही नहीं है जिसमें वो रन ना बनाए, कोई इनिंग ही नहीं है जिसमें वो रन ना बनाए, बिल्कुल ऐसा ही है। वो हर मैच में ही रन बना रहा है, हर मैच में रन। तो इतनी कंसिस्टेंसी लेवल में आपको नीचे नंबरों पे कोई बैट्समैन आकर अगर दे दे, और पहले तो ये आते भी नंबर 7 या 8 पे थे, अब इनको भेजा भी नंबर 6 पे जा रहा है, और नंबर 6 पे आके वो इतनी मैच्योरिटी शो कर रहे हैं कि आई थिंक इंडिया के पास इससे ज्यादा कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। बाकी ये सब क्या लग रहा है, इंडिया ये कितने स्कोर पे जो है वो आपको लग रहा है कि डिक्लेयर करेगा? क्योंकि मुझे तो लग रहा है ये 300 भी जैसे अब हो गया, 286 तो हो गया। वेस्ट इंडीज तो मुझे 200 से ऊपर जाता हुआ नजर नहीं आता। नहीं, बिल्कुल सेकंड इनिंग में सही कह रहे हैं। इंडिया स्टिल अगर अभी भी डिक्लेयर कर दे, मुझे लगता है इनिंग से ये जीत रहे हैं। नहीं, इंडिया तो इनिंग से जीत जाएगा बड़े आराम से। इंडिया बस अपनी बैटिंग जो है पूरी करवाने के मूड में लगा हुआ है कि जिस जिसको प्रैक्टिस चाहिए आए वो कर ले, खुले रन जो है मिल रहे हैं बना ले। मुझे लगता है कि कल इंडिया जो है 550 पे डिक्लेयर करेगा और बस फिर इनको आउट करेगा। मतलब 1 से 1.5 घंटा खेलेंगे लंच से करीब। हाँ, मुझे भी लग रहा है, मुझे लग रहा है आउट करके ना खाता क्लोज करेगा। मुझे लग रहा है कि अगर ये हुआ तो लंच से आधा घंटा पहले, मुझे लग रहा है कि लंच से ये खिलाएंगे। मुझे लग रहा है कि लंच से पहले जो है वो ये शायद 8 से 10 ओवर इनको खिलाएं और उसके बाद फिर ये लंच पे चले जाएं। मुझे लगता है कि लंच से पहले ये वेस्ट इंडीज को खिलाएंगे, और अगर लंच से पहले इन्होंने खिलाया तो फिर ये मुझे मैच अगले दिन डे 4 में जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये मैच मुझे लग रहा है कि डे 3 में ही इसका जो है वो कल ही कल नतीजा निकलेगा, क्योंकि इंडिया के जो स्पिनर हैं, चाहे वाशिंगटन की बात कर लो, चाहे आप कुलदीप यादव की बात करो, वो तो तंग करेंगे, लेकिन ऊपर से जो फास्ट बॉलर विकेट उड़ाना शुरू हो जाते हैं, सिराज हो गए, बुमराह होकर, मैं ये भी चाहूंगा कि बुमराह को ज्यादा इस्तेमाल ना कीजिए। ठीक है, आप पहले 4-5 ओवर उनसे कराओ, उसके बाद आप उनको बाहर बिठा दो, उसके बाद आपको ठीक है हो गया। वजह यह है कि ऑलरेडी आपने उनके ऊपर बहुत प्रेशर डाल दिया, वो पहले एशिया कप खेलकर आ रहे हैं, आगे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया भी जाना है और भी है, और ये तो इनिंग्स से भी ये जीत रहे हैं। यहाँ तो कुलदीप भी उड़ा देंगे, वाशिंगटन सुंदर भी उड़ा देंगे, सिराज के ऊपर चलो आप उनको कराओ, क्योंकि सिराज ऑलरेडी आपके आराम कर रहे थे, एशिया कप में भी नहीं थे, उनके साथ तो आप जा सकते हो। बाकी आपको चांस नहीं लेना चाहिए। बाकी इंडिया ने 3 सेंचुरीज की हैं, बिल्कुल ही डोमिनेट कर दिया इस टेस्ट मैच में, और ये टेस्ट मैच ऐसा लगा शुरू ही हुआ तो इंडिया ने डोमिनेट किया, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही बोरिंग रहा है, सच जो बात। इवन बैटिंग भी कर रहे थे ध्रुव जुरैल और रविंद्र जडेजा, ऐसा लग रहा था बस वो ना वेस्ट इंडीज की कोई जान लग रही है,
वो भी रन बना रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई तुमने जितना बनाना है तो बना लो। तो बहुत ही बोरिंग, और वो क्राउड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फैंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी बोरिंग नजर आई है ना। बिल्कुल कोई खास मजा आ रहा था। फैंस भी जो मैच देखने के लिए आए हुए थे वो तकरीबन आटे में नमक के बराबर थे, वो भी देखने के लिए नहीं आए थे। तो उस हवाले से अगर आप टेस्ट क्रिकेट का जो कंपटीशन लेवल होता है या वो जो इंटेंसिटी होती है, जैसे इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में हम बोल रहे थे जी टेस्ट क्रिकेट जीत गई, टेस्ट क्रिकेट जीत गई, तो यहाँ पे फिर आप भी बोलोगे कि बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट अपने लोएस्ट पॉइंट पे थी, बिल्कुल थकी हुई क्रिकेट चल रही थी। जैसे अक्सर मैं और आप पाकिस्तान में कायदे आज़म ट्रॉफी कवर करने के लिए जाते हैं, वो उसकी याद ताजा हो रही थी कि ना देखने वाले कोई फैंस को इंटरेस्ट है, ना जो मीडिया वाले कोई कवर भी कर रहे हैं। जो स्टेडियम में गए थे वो अपने काम शाम में लगे हुए हैं, बॉलर बस बॉलिंग कर रहे हैं और बैट्समैन अपनी बैटिंग कर रहे हैं। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज हमारे शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, रोए कर लीजिए, हमारे फेस पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय।